नमस्कार। देश की सबसे बड़ी एग्जाम जिसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, इन्होंने पहले प्रयास में यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। इसके अलावा राजस्थान की प्रशासनिक सेवा की एग्जाम आरएस एग्जाम को भी पहले प्रयास में क्रैक किया। जो गांव के बच्चे हैं वो इस एग्जाम से बहुत दूर है। इसके अलावा एक यूपीएससी एस्पिरेंट के सोचने का नजरिया क्या होता है, जैसा कि माना जाता है कि ये यूपीएससी एग्जाम देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो क्या इसे बिना कोचिंग के क्रैक किया जा सकता है? सर, आपको क्या लगता है, वोट किसको देना चाहिए? यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, उसको दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? क्या तो इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? नमस्कार। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते सही, मगर गुमराह तो वो जो घर से निकले नहीं। आज मैं आपको एक शख्सियत से मिलाने वाला हूँ, पॉडकास्ट करने वाला हूँ, इंटरव्यू, जो मेरे मित्र है, नाम है कवि दशरथ। आप सोच रहे होंगे इनके साथ पॉडकास्ट क्यों, तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी एग्जाम जिसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, इन्होंने पहले प्रयास में यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। इसके अलावा राजस्थान की प्रशासनिक सेवा की एग्जाम आरएस एग्जाम को भी पहले प्रयास में क्रैक किया। इसके अलावा एक यूपीएससी एस्पिरेंट के सोचने का नजरिया क्या होता है, समाज के मुद्दों को लेकर वो किस प्रकार सोचता है, ये सब जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज का ये जो पॉडकास्ट शुरू करते हैं, और आप सबसे निवेदन है इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैं आज आपको मिला रहा हूँ, उनका नाम है कवि दशरथ। मेरा इनसे सवाल है, सर अपने जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए ताकि हमें पता चल सके, जो व्यूअर्स है हमारे वो जान सके कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व है, आपका बैकग्राउंड क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दशरथ प्रजापति है, मेरा गांव पथमेड़ा है। मेरी जो एजुकेशन है वो है बीए और एमए कर रखी है मैंने। ये मेरा संक्षिप्त परिचय। सर, आपके माइंड में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने का या फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का सवाल कैसे आया? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो गांव के बच्चे हैं वो इस एग्जाम से बहुत दूर है, उन्हें ये पता भी नहीं होता है। देखो, मैं गवर्नमेंट एजुकेशन मैंने प्राप्त की है, मतलब जितनी क्लास में पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है। तो जब मैं 10th में था तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने आर्ट्स ली, क्योंकि उस समय हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल थी उसमें साइंस का कोई विकल्प नहीं था। तो आर्ट्स ली, फिर आर्ट्स लेकर मैंने 12th तक आर्ट्स में पढ़ाई की। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि आर्ट्स में मैं सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी प्राप्त कर सकता हूँ। फिर मैंने इधर उधर देखा तो मुझे दिखा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मैं यूपीएससी का एक आईएएस एस्पिरेंट बन के मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। तब से मैंने सोचा कि मैं एक आईएएस की प्रिपरेशन करूँ। जैसा कि माना जाता है कि ये यूपीएससी एग्जाम देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, तो क्या इसे बिना कोचिंग के क्रैक किया जा सकता है? सर, डेफिनेटली। देखो, आप बिना कोचिंग के इसे क्रैक कर सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी कहते हैं ना कि हम सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे, तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद किताब पढ़ के पढ़ो। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि आप किसी टीचर से पढ़ो, चाहे आप YouTube से पढ़ो, चाहे किसी से पढ़ो। आप सेल्फ स्टडी मतलब कि फ्री में पढ़े, ये कह सकते हैं अपन। YouTube पर बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट दे रखे हैं, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप उन्हीं के द्वारा जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के भी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मैंने बहुत सारी स्टडी, मैंने 99% सेल्फ स्टडी की YouTube से फ्री में, बहुत सारी क्लासें वगैरह जो सब सेलेक्ट करके सबसे पहले उसका एग्जाम पैटर्न समझो, फिर उसमें आप तैयारी करना शुरू करो। सर ये कहना चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हम कोचिंग करें, इसके लिए जरूरी है कि एग्जाम ओरिएंटेड हम सिलेबस लाए, और इसके हिसाब से यूट्यूबर भी जैसे बहुत सारे एजुकेटर हैं जो फ्री में बहुत शानदार शिक्षा दे रहे हैं, तो हम प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सर मेरा आपसे सवाल रहेगा, यूपीएससी एस्पिरेंट होता है, उसको दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि कई लोग सफल होने के बाद ये कहते हैं कि हम दिन में 18 घंटे पढ़ते थे। क्या ये सच हो सकता है? देखो, घंटा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। घंटा मतलब कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा घंटा पढ़ोगे तो आप पास कर पाओगे। एक मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए आपकी कि आप किस प्रकार पढ़ाई करते हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे पढ़ते हो, ये इम्पोर्टेंट है। आप समझो कि 12-12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपको याद 1 घंटा की पढ़ाई का भी याद नहीं हो रहा है, तब आपकी पढ़ाई व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि आप, जैसे कि मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करता था, 8 घंटे जो भी मेरे अदर एक्टिविटी करता था, 8 घंटे नहीं लेता था। ऐसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपकी जर्नी बहुत लंबी है, तो उसे उसी प्रकार करो कि 8-8 घंटे का शेड्यूल बना के आप पढ़ाई कर सकते हो उसमें। सर ने कहने की कोशिश की कि इस एग्जाम में क्वालिटी पर ध्यान देना, ना कि क्वांटिटी पे, यानी कि ज्यादा समय पढ़ने से अच्छा है कि ज्यादा बार पढ़ो और उसी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। और उन्होंने कहा कि 8-8 घंटे का जो गोल्डन शेड्यूल होता है वही बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 14 घंटे पढ़ ली और दूसरा दिन नींद ही नहीं खोले। इससे अच्छा है कि आप 8-8 घंटे का रेगुलर शेड्यूल बना के पढ़ो। लगातार कोशिश करने से, चाहे थोड़ी थोड़ी भी कोशिश कर रहे हो, तो वो सफलता की तरफ लेके जाता है।
सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि यूपीएससी में एक ऑप्शनल के रूप में भी लेना होता है और फेवरेट सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट और फेवरेट सब्जेक्ट PSI आ रही थी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ। बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत सारी पढ़ी मैंने इसी पे। मेरी जो BA ग्रेजुएशन का लेवल था वो भी उसी में था और MA भी मैंने उसी में की थी, तो फेवरेट कह सकते हैं कि पॉलिटी। हाँ, ये शानदार सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे और इंटरनेशनल रिलेशन आपको बताते हैं कि दुनिया के साथ भारत के संबंध कैसे है। यदि आप IR के नॉलेज रखते हो तो निश्चित रूप से आप विश्व को समझ सकते हो। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि यदि आप टाइम ट्रेवलिंग कर सको, यानी कि अपने अतीत में पीछे जा सको, तो आप भारत के ऐसे किस महापुरुष के साथ समय बिताना चाहोगे जिसने आजादी के समय या भारत के विकास में योगदान दिया हो? यदि पीछे जाना हो समय में तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि यदि समझो कि पीछे जाना है समय में, तो मैं शायद महात्मा गांधी जी के साथ समय बिताना पसंद करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, कहते हैं कि हिंसा को छोड़कर उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। कहते हो कि राज्य और अपने को उसने साधन और साध्य की पवित्रता पर ध्यान दिया। महात्मा गांधी ने साधन और साधन की पवित्रता पर ध्यान दिया, तो निश्चित रूप से हम उनको फॉलो करेंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे वर्ल्ड लीडर हैं जो उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मित्र, सर ने कहा कि गांधी जी के साथ उनका यदि समय साझा करने का मौका मिले तो करना चाहेंगे। ये बात सही है। मैं यदि आपको बताऊं कि गांधी जी का व्यक्तित्व में आप देखेंगे तो हर समय जब डिसीजन लेने का मौका मिलता था तो गांधी जी ने कड़े से कड़े डिसीजन लिए, चाहे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेना हो या कोई अन्य आंदोलन शुरू करना हो। गांधी जी के बारे में हमारे देश का यह बड़ा दुर्भाग्य रहेगा कि 8वीं फेल बच्चा भी सवाल करता है गांधी जी और नेहरू जी और अम्बेडकर पर कि उन्होंने क्या किया है, जबकि इसके बारे में लोगों में शिक्षा होने की जरूरत है कि उन लोगों ने कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत की, उसकी वजह से आज देश आगे बढ़ पाया है। तो हमें महापुरुषों पर सवाल खड़े करने से पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि महापुरुषों के इस महान व्यक्तित्व को समझे। तो फिर सर मेरा सवाल रहेगा कि आजकल के युवाओं को देखते हैं, और विशेष रूप से आपके गृह जिला सांचौर में, कि युवा है जो नशे में लिप्त हो चुके हैं, उनको सबसे ज्यादा मतलब एडिक्ट हो चुके हैं, किसी न किसी नशे की चीज में शिकार हो चुके हैं, तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस नशे से बाहर आ जाओ क्योंकि देखो जीवन में मतलब आजकल क्या बहुत सारी ऐसे संगठन चल रहे हैं जो युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आपको दिखा रहे हैं कि ये सिगरेट ऐसे पीने से ऐसे धुआं उड़ाने से ऐसा होता है। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती नहीं है, लेकिन वो आपको दिखाई जा रही है। जो दुनिया में होता नहीं वो दिखाया जा रहा है। फिर लोग अपना सामान बेचना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट है, तो जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं, कि जैसे सिगरेट है, तम्बाकू है, गुटखा जैसे विमल जैसे बहुत सारे, तो वो बहुत सारे युवाओं को इसमें ले रहे हैं, गिरफ्त कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, युवा भी आजकल फैशन के दौर में इसी के साथ चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़े लिखे युवाओं को तो अवश्य करना चाहिए, और जो अनपढ़ उनको भी सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या हो सकता है, तो दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। सर ने आपको बताने की कोशिश की कि सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें जो दिखाया जाता है वो सच में होता नहीं, और आज जिसे हम फेवरेट रूप से मानते हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो है, जैसे क्रिकेटर है, जिनको बहुत महत्व देते, हम उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो जो लोग हमारी रेस्पेक्ट का फायदा उठाते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि जुबा केसरी वगैरह क्या क्या। मैं तो वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाती है, और मैं चाहूंगा कि मैं अपने पहले पॉडकास्ट में कंट्रोवर्सी खड़ी ना करूं, परंतु ये लोग वो होते हैं जो मतलब दिखाते कुछ और होता कुछ है, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है। दुनिया जो दिखा रही है वो सच में इतना सही नहीं है, और सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो तो 100% मैं कहता हूँ कि जो दिखाया जा रहा है वो इतना सच में नहीं होता है। ठीक है, तो सर की बात भी सही है। अब सर मेरा एक सवाल आता है कि एक जब यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसके मन में एक विचारधारा बनती है, तो आपके फेवरेट विचारक कौन है? विचारक में मतलब बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। अब आधुनिक भारत में कहा जाए, हाल ही में कहा जाए, तो मैं बहुत सारा समय ओशो के साथ बिताता हूँ। जो ओशो एक, इन्हें पर्टिकुलर रूप से अपन दार्शनिक भी नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि बहुत उन्होंने एक नई दुनिया दी है, उन्होंने बहुत कुछ अलग बदलाव किया है। तो निश्चित रूप से मैं ओशो को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट। वैसे मैं आपको बता दूं कि समाज में ओशो को लेकर जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझ सकें कुछ परसेंट, वो बहुत महत्व देते हैं, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि जो ओशो है वो समाज में मतलब सामाजिकता के अलावा अन्य चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ओशो के विचार थोड़े अलग प्रकार के क्रांतिकारी विचार। वैसे यही होता है हर विश्व के हर समय में ये हुआ है, जिस व्यक्ति के विचार समाज से अलग होते हैं, जो समाज में परिवर्तन करना चाहता है उसका समाज विरोध करता है। तो यदि आपका भी कोई विरोध कर रहा है, ओशो क्या है कि ओशो को भारत में अलग रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो उन्होंने अच्छी बातें बताई है उसको लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है।
वर्तमान भारत में कुछ मुद्दों की बात करें तो एक मुद्दा बहुत ही हॉट डिबेट का विषय बन जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति इस पर यदि एक शब्द भी बोले तो उसे सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आरक्षण जैसे मुद्दे हैं और एक जातीय सांप्रदायिकता, इन मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आरक्षण एक कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव देखे आरक्षण में, तो जो पिछड़ा वर्ग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे ले जाने का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है आरक्षण। और एक अलग दृष्टि से देखें तो आरक्षण से बहुत सारी जो प्रतिभा है जो नष्ट हो रही है, तो दो पहलू होते हैं। तो हो सकता है कि जब संपूर्ण रूप से अपन विकसित हो जाए, संपूर्ण रूप से शिक्षित हो जाए, तब आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसमें अपन को ये सोचना भी नहीं कि आरक्षण को समाप्त करो। हो सकता है अपन पूरा आरक्षण सबको दे दे तो सब समाप्त हो गया, हो ही गया। हो सकता है ऐसा है कि जैसे ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस, जैसे जनरल को ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया गया है, ओबीसी को भी दिया गया, ऐसे सबको आरक्षण मिल जाए तो 100% आरक्षण हो जाए तो सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाने का प्रावधान है। फिर भी अच्छी बात है, हो जाए तो धीरे धीरे मिटेगा, शिक्षित हो जाएंगे तो मिटेगा सब। मित्रों, आरक्षण पर मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय जब हम आरक्षण की व्यवस्था की गई तो संविधान निर्माता और डॉक्टर अंबेडकर ने विशेष रूप से इस जो आरक्षण की रणनीति है 10 वर्ष के लिए लागू किया था और कहा था कि जब जो दलित वर्ग है वो विकसित हो जाए तो इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। परंतु समस्या ये हुई कि जो उसके बाद जो सरकारें बनी वो सरकारें इस मामले में सफल नहीं हो पाई कि जो देश का सबसे गरीब वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसे ऊपर उठाया जा सके, क्योंकि सरकारों की अपनी रणनीतियां होती है और अपनी पार्टियों में वो खोई रहती है। ठीक है, तो जिस दिन देश के अंदर ये जो जातीय संकल्पना समाप्त हो जाएगी, जो दलित लोग हैं वो भी ऊपर उठ जाएंगे, उस समय मुझे लगता है कि स्वतः रूप से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो आरक्षण समाप्त करने का अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि हम सभी व्यक्ति मानवता को महत्व देकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से समाप्त हो सकता है आरक्षण। क्योंकि आरक्षण का प्रावधान वैसे 10 वर्ष होता है, परंतु राजनीतिक पार्टियां अपने आपसी स्वार्थों की वजह से ऐसा करने में असफल रही है। ठीक है, तो सर मेरा आगे सवाल है, वोट देने से पहले सर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई लोग नॉर्मल चीजों को ध्यान में रखकर वोट दे देते हैं, वो व्यक्ति की जगह किसी पार्टी को, समाज को महत्व दे देते हैं। आपको क्या लगता है, वोट किसको देना चाहिए? एक कोई प्रतिभाशाली हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो एजुकेटेड हो, तो वोट तो इन्हीं को देना चाहिए। लेकिन आजकल तो पूरी लोग हैं जो पार्टी को वोट देते हैं, ना कि व्यक्ति को वोट देते हैं। ये भी एक मुद्दा है। लेकिन क्या होता है कि आप यदि शिक्षित हो, आपके जो जिस क्षेत्र में कोई शिक्षित व्यक्ति खड़ा होता है उसको वोट देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप वो समाज को और शिक्षित बना सके। तो हो सकता है कि अच्छे व्यक्ति और अच्छा समाज विकसित हो सके। सर, वर्तमान में हमारे देश की हालात ये है कि लाखों में भरे जाते हैं और जो सिलेक्शन होने होते हैं वो हजारों में होने होते हैं। तो इससे बच्चों में ये डर रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के मतलब लगता है। तो इसमें यदि व्यक्ति को, कई विद्यार्थियों का भी कहना है कि सर क्या हमें एजुकेशन सेक्टर को छोड़ के अन्य सेक्टर में प्रवेश करना चाहिए या फिर इसी में कोशिश करनी चाहिए? देखो, बहुत सारी बातें ये होती हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं और हम डायरेक्ट आरोप लगाते हैं कि सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही। हमें जो आप वास्तव में पढ़ते हो वो शायद पढ़े हो ही ना। बहुत सारे बच्चे जो लाइब्रेरी में जाके बहुत समय तक समय व्यतीत करते हैं, लेकिन उनका ध्येय पढ़ाई में होता भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे आजकल तो सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह निकल गई है, तो पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं और फिर जब नौकरी नहीं लगती है तो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि नौकरी नहीं लगी। देखो, जो भी एग्जाम होती है वो एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करना चाहती है, जो ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करेगी जो उसके योग्य हो। वरना ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ ऊपर से कुछ पढ़ा है थोड़ा सा और आपकी नौकरी लग जाए, ये तो संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे फॉर्म तो भरे जाएंगे, सब ऐसे फॉर्म भर देते हैं कि सर चलो नौकरी लग गई तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। तो उनसे डरना नहीं चाहिए अपन को। अपनी बहुत ही एग्जाम के पैटर्न को समझकर तैयारी करनी चाहिए, उसके सिलेबस को समझकर अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बरसात की बूंदों को धरती से मिलना है, अंत समय हम सबको मिट्टी में मिलना है।